द टेक्सास टाइटन द क्वाड्रोसोरस ब्रेंच वॉर्न के बारे में। तो दोस्तों ब्रेंच वॉर्न बेसिकली टेक्सास के ही रहने वाले हैं, जैसे कि नाम से पता लगता है। टाइलर टेक्सास में ये पैदा हुए थे। 1975 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। और इनकी अपब्रिंगिंग की अगर मैं बात करूँ, बहुत वो मैं कहूँगा कि टफ़ रही है। फादर जो इनके थे वो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर रफ थे, एक तरह से आप ये चीज़ समझें। और इनको कुछ खास ऐसा कभी सपोर्ट मिला नहीं। बचपन से ही बहुत छोटी उम्र से ब्रेंच वॉर्न ने कमाना शुरू कर दिया था। बेसिकली ये फार्म हाउस के अंदर ही पूरे पले बड़े और बचपन से जानवरों के बीच में रहे। और अभी भी इनका यही कुछ शौक है। ब्रेंच वॉर्न बताते हैं अभी भी इनके पास 4 हॉर्सेज हैं और फार्म हाउस ओन कर रखा है इन्होंने। इनका हमेशा से इसीलिए शौक रहा है क्योंकि बचपन से ये इन सब जानवरों के बीच में रहे। तो ब्रेंच वॉर्न का दोस्तों ऐसा कुछ था कि बहुत ही कम एज से उन्होंने कमाना शुरू कर दिया था। लगभग 14 साल की एज से उन्होंने ऑड जॉब्स करने शुरू कर दिए थे। ऑड जॉब्स मतलब छोटे मोटे बहुत ही मामूली काम, लाइक घास काटते थे, वो ग्रास कटिंग करते थे, हाउसेस पेंट करते थे, कार वॉश करते थे, और जो भी काम पॉसिबल, छोटे से छोटे काम। एक 14 साल का लड़का क्या कर सकता है, कहीं पे कोई जॉब तो कर नहीं सकता। तो इसी टाइप के जो भी काम उनसे बन पड़ते थे वही उन्होंने करे। इसका मतलब पीछे से कोई पेरेंट का कोई सपोर्ट नहीं था और जो भी करना था ब्रेंच को खुद ही करना था। तो बेसिकली ये भी फुटबॉल ही खेला करते थे टेक्सास के अंदर। हर एक का हमने देखा आज तक जितने भी बॉडी बिल्डर्स की कहानी कुछ फुटबॉल से शुरू होती है। फुटबॉल या फिर बेसबॉल खेलना या दूसरे स्पोर्ट्स, और उनके अंदर उस चीज़ के अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपने आप को और फिट करने के लिए दूसरे बॉडी बिल्डर्स ने भी कुछ ऐसे ही करा, कुछ यही करा ब्रेंच वॉर्न ने भी। तो कहानी इनकी भी कुछ ऐसी है कि इनको भी अपने आप को फिट करना था, इसी वजह से इन्होंने जिम ज्वाइन करने का सोचा। लेकिन इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जिम ज्वाइन कर सके, मेंबरशिप फ़ीस को भर सके। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको जिम मेंबरशिप मिल गई थी। कोई इनका दोस्त था तो उसके कारण। और एक दिन ब्रेंच वॉर्न ने देखा एक काफ़ी मस्कुलर कोई बॉडी बिल्डर था और देखा कि उसके पास कार है और कई सारी उसकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह। इस टाइप से ब्रेंच वॉर्न ने देखा कि काफ़ी मस्कुलर लगता है। लेकिन एक दिन ब्रेंच वॉर्न ने उस लड़के को दूसरे लड़कों की पिटाई करते हुए देख लिया। ब्रेंच वॉर्न को वहीं से लगा कि मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही बनना है, मेरे पास भी, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास कार्स हों और ये सब लड़कियाँ मेरे पास भी आएँ। इस तरह से सोचा करते थे वो। तो इन सब चीज़ों को देख करके लगभग 14-15 साल की एज में ब्रेंच वॉर्न के माइंड में थॉट आया कि मुझे भी बॉडी बिल्डिंग करनी है। और उन्होंने कॉन्टैक्ट करा उस लड़के को। अब वो जो बॉडी बिल्डर जो भी था, तो वो लेकर गया ब्रेंच वॉर्न को ब्रायन डॉबसन के पास। अब ब्रायन डॉबसन कौन है वो आप सबको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। ब्रायन डॉबसन एक्चुअली मेट्रोफ्लेक्स जिम के ओनर है, जिन्होंने कि रोनी कोलमैन को भी ट्रेन करा था और फ्री मेंबरशिप ऑफर करी थी रोनी को। कुछ यही किस्सा रहा ब्रेंच वॉर्न के साथ में भी। अगेन ब्रेंच के पास कोई पैसे ज़्यादा थे नहीं, तो ब्रेंच ने कहा कि मैं तुम्हारी जिम मेंबरशिप तो अफोर्ड कर नहीं सकता। और जो ब्रायन ने एक्चुअली रोनी कोलमैन के साथ करा था, कुछ यही करा ब्रेंच वॉर्न के साथ में। और ब्रायन ने उनकी फिजिक देखी और कहा कि जो भी अब आने वाला शो है, लोकल शो है, उसके अंदर अगर तुम कम्पीट करते हो और तुम उसको जीत लेते हो तो तुम्हारी मेंबरशिप फ्री हो जाएगी, और नहीं तो फिर तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अगेन ब्रेंच ने इन टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स पर उन्होंने एक तरह से एग्री उन्होंने करा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पर साफ़ सफाई भी करने को तैयार हूँ, जिम के अंदर जो भी काम है वो सब करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जिम मेंबरशिप फ़ीस नहीं भर सकता। तो डॉबसन ने उनको यही कहा कि तुम कोई बात नहीं, ट्रेन करो और कम्पीट करो, अगर उसमें जीतते हो तो तुम्हारे लिए कोई मेंबरशिप फ़ीस नहीं लगेगी। कुछ यही हुआ। और ब्रेंच वॉर्न का ये बताना है कि आज तक भी उन्होंने उस वाले जिम के लिए, मेट्रोफ्लेक्स जिम के लिए, कभी भी मेंबरशिप फ़ीस नहीं दी। तो दोस्तों जैसे रोनी कोलमैन ट्रेन करा करते थे ब्रायन डॉबसन के अंडर, उसी तरह से ब्रेंच वॉर्न ने भी ट्रेनिंग करी है। रोनी कोलमैन जब एक एमेच्योर बॉडी बिल्डर थे, उस टाइम से ब्रेंच वॉर्न भी रोनी कोलमैन के साथ, तब से वो ट्रेन करते आ रहे हैं। तो ब्रेंच ने एक तरह से वर्ल्ड के बेस्ट बॉडी बिल्डर के साथ में ट्रेन करा है उसी जिम के अंदर। और कहा जा सकता है कि जो वर्क एथिक रोनी कोलमैन के अंदर था, वही वर्क एथिक ब्रेंच वॉर्न में भी चला गया, उनके अंदर भी आ गया। और उस जिम की दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है, उस जिम में से ज़्यादातर हार्डकोर बॉडी बिल्डर्स ही निकलते हैं। ब्रेंच वॉर्न का जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप से वो कमाते थे और पढ़ाई भी कर रहे थे स्कूल की, और साथ ही साथ वो ट्रेनिंग भी करा करते थे। ज़्यादा टाइम तो होता नहीं था, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही वो ट्रेन कर पाते थे। तो सारे काम वो कर रहे थे और बहुत उनका एक तरह से एक बिजी लाइफ थी। तो ब्रेंच वॉर्न एक्चुअली कई सारे लोकल शोज़ में जाया करते थे और देखते थे बॉडी बिल्डर्स को कम्पीट करते हुए। 1992 के ईयर में फाइनली वो डिसाइड करते हैं 17 साल की एज में कि वो भी कम्पीट करेंगे, और उन्होंने खेला टीनेज मिस्टर अमेरिका, डेफिनेटली AAU जो ऑर्गेनाइज़ करवाती थी। तो उसके अंदर शॉर्ट एंड ओवरऑल विनर वो बन गए और अपने पहले ही कॉम्पिटिशन में उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीत करके दिखा दिया। 1993 का जैसे ही ईयर आता है, ब्रेंच ने अपने सबसे पहले NPC शो के अंदर कम्पीट करा उस साल और खेला टीनेज नेशनल्स लाइट वेट हैवी वेट के अंदर, और साथ ही साथ ओवरऑल विनर भी वही बने। तो मैं आपको बता दूं, लाइट हैवी वेट के अंदर ब्रेंच वॉर्न कम्पीट कर रहे थे NPC टीनेज नेशनल्स में, और लेकिन
हैवी वेट के अंदर जे कटलर कम्पीट कर रहे थे। तो जब ओवरऑल दोनों का हुआ तो लाइट हैवी वेट ने यानी कि ब्रेंच वॉरन ने जे कटलर को बीट कर दिया था। और वो एक अकेली ही बार ऐसा दोस्तों हुआ था, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब ब्रेंच वॉरन ने जे कटलर को बीट करा था। तो ब्रेंच थे उस वक्त 18 साल के और जे कटलर थे 19 साल के। ब्रेंच ने यहाँ पे बीट कर दिया और बन गए ओवरऑल विनर। इसी साल में ब्रेंच ने एक और कंपटीशन खेला जो कि था ली लब्राडा क्लासिक, और इसको भी वो ओवरऑल जीतने में कामयाब रहे। तो इसके बाद ब्रेंच वॉरन ने एक्चुअली अपने आप को और डेवलप करना शुरू करा। उन्होंने पावर लिफ्टिंग करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि जिम में कई लोग यानी कि रॉनी कोलमैन वो खुद एक पावर लिफ्टर थे, और ब्रायन डॉबसन ने भी ये सलाह दी कि पावर लिफ्टिंग तुम्हें करनी चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर एक थिक डेंस मसल बने और साइज़ तुम्हारा इंक्रीज़ हो पाए। और डेफिनेटली उससे एक ग्रेनी लुक ब्रेंच वॉरन को मिली, जिसके लिए वो आगे जा करके जाने गए। तो एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने दोबारा कदम रखा एनपीसी जूनियर नेशनल्स खेलने के लिए, क्योंकि लगातार उनको अपनी फिजिक को ग्रो करना था। और बात ये थी कि पैसा कमाना भी उनके लिए बहुत बड़ी मजबूरी थी। ब्रेंच ने बताया कि जैसे ही वो 20 या 21 ईयर्स के हुए तो डिलीवरी ट्रक्स को भी वो ड्राइव करा करते थे, और पता नहीं कितने तरह की जॉब्स करते थे, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट तो उनको अपने आप को खुद से ही करना था। तो 99 का ईयर जब आता है तो उस टाइम पर ब्रेंच अगेन खेलते हैं एनपीसी का जूनियर नेशनल्स, और इसके अंदर हैवी वेट डिवीजन में वो आते हैं 4th प्लेस पर। 2000 के ईयर में वो खेलते हैं एनपीसी यूएस चैम्पियनशिप, हैवी वेट में आते हैं 3rd प्लेस। 2001 के अंदर ब्रेंच वॉरन क्वालिफाई हो जाते हैं एनपीसी नेशनल्स को खेलने के लिए, और इसके अंदर वो सिक्योर करते हैं फर्स्ट एंड ओवरऑल प्लेस, और यहाँ उनको मिल जाता अपना प्रो कार्ड। अब बात ये थी कि सन 2000 के ईयर तक ब्रेंच वॉरन की जो फिजिक थी वो इस टाइप से थी कि हमेशा से हमने देखा उनका जो उनकी लोअर बॉडी जो रही है वो हमेशा से डोमिनेट करती है उनकी अपर बॉडी को। उनके लेग्स कितने बड़े रहे हैं ये हम सबको मालूम है कि ब्रेंच वॉरन के लेग्स हमेशा से ही ओवर पावर कर देते हैं उनकी अपर बॉडी को। तो 2000 का वो ईयर था जब ब्रेंच वॉरन ने बताया कि जैसे उन्होंने यूएसए चैम्पियनशिप में उनका 3rd प्लेस आया, तो उसके बाद 9 महीने तक उन्होंने अपनी लेग्स को ट्रेन करा ही नहीं, और अपर बॉडी को उन्होंने पूरी तरह से अपना ट्रेन करा, और 18 पाउंड्स का उन्होंने वेट बढ़ा के दिखाया। और उस 18 पाउंड्स का एडिशनल उस वेट के कारण, और सिर्फ उनकी अपर बॉडी के ऊपर उन्होंने ऐड करा था, उस वजह से 2001 के एनपीसी नेशनल्स में वो जीत गए और उनको मिल गया अपना प्रो कार्ड। इसी दौरान दोस्तों ब्रेंच वॉरन का बाइसेप टीयर भी हो गया था, लेकिन फिर भी प्रो कार्ड लेने में वो कामयाब रहे। अगेन वॉरन लगातार अपने आप को बिल्ड करते रहे और टाइम लगा उनको। 2004 का ईयर आ गया और तब वो खेलते हैं अपने सबसे पहले IFBB प्रोफेशनल शो में, जो कि था नाइट ऑफ चैंपियंस, जिसमें कि वॉरन की प्लेसिंग आती है 8th। 2005 का साल जैसे शुरू होता है वो सबसे ज़्यादा लकी ईयर साबित होता है ब्रेंच वॉरन के लिए, क्योंकि उस साल उन्होंने सबसे पहला खेला अपना शार्लोट प्रो, जिसके अंदर वो फर्स्ट आ गए। उसके बाद वो खेलते हैं यूरोप और सुपर शो, उसके अंदर भी वो फर्स्ट आ गए और क्वालिफाई कर गए मिस्टर ओलंपिया खेलने के लिए, और उसी साल मिस्टर ओलंपिया में इन्होंने कदम रखा और आ गए 8th प्लेस पर। 2006 के ईयर की स्टार्टिंग इनकी कमाल की हुई, जिसमें कि आर्नोल्ड क्लासिक में ब्रेंच वॉरन ने फर्स्ट टाइम कम्पीट करा और आ गए सेकंड। फर्स्ट पर थे उस टाइम डेक्स्टर जैक्सन। लेकिन 2006 का मिस्टर ओलंपिया इनके लिए आज तक का वर्स्ट ओलंपिया साबित हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर ये 12th प्लेस पर चले गए थे और इनकी फिजिक सही में वन ऑफ द वर्स्ट फिजिक थी ब्रेंच वॉरन की। ये साल ख़त्म होता है, उसके बाद 2007 का ईयर आता है और ब्रेंच वॉरन डायरेक्टली आर्नोल्ड क्लासिक में आ जाते हैं 7th नंबर के ऊपर। और ये 2007 और 2008 का जो एक पीरियड था, इसके दौरान ब्रेंच वॉरन ने कई सारी इंजरीज फेस करी। सबसे पहले तो उनकी ट्राइसेप इंजरीज हो गई थी। इनफैक्ट उनके दोनों ट्राइसेप्स के जो टेंडन थे वो रिप ऑफ हो गए थे, एक टाइम में नहीं, अलग अलग टाइम में हुए थे। लेकिन ये कुछ इंजरीज थी जो उन्होंने फेस करी। डेफिनेटली दोस्तों बहुत हैवी लिफ्ट करते थे, तो इंजरीज का होना तो लाजमी था। दूसरा जो उनकी चेस्ट थी उसके अंदर भी उनका थोड़ा सा टीयर हो गया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं उनकी जो राइट चेस्ट थी उसमें इंजरी का होने का पता लगता है। तो इन सब इंजरीज के चलते हुए हालांकि तब भी ब्रेंच वॉरन ने आर्नोल्ड क्लासिक 2008 में कम्पीट करा, जिसमें कि 4th पोजीशन वो लेकर आने में कामयाब रहे। पर 2007 मिस्टर ओलंपिया, 2008 मिस्टर ओलंपिया में वो कम्पीट नहीं कर पाए। अब यहाँ पर फाइनल ईयर आ जाता है 2009 का, और ये वो ईयर है जिसके लिए ब्रेंच वॉरन को आज भी जाना जाता है, काफ़ी फेमस हो गए थे। और उसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि वो 2nd नंबर पर आ गए थे मिस्टर ओलंपिया जैसे दुनिया के सबसे बड़े कंपटीशन में। तो इस चीज़ की उम्मीद एक्चुअली किसी ने करी नहीं थी ब्रेंच वॉरन से कि वो डायरेक्टली जहाँ 2006 में वो 12th पर थे, वहाँ वो डायरेक्टली यहाँ पर 2nd पर आ जाएंगे। और ब्रेंच का ये कहना था अगर जे अपने ऑल टाइम बेस्ट पर ना होते उस टाइम पर, तो फिर वॉरन मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन जाते, और ये बात फैक्ट है। तो उस साल की अगर मैं प्रेप की बात करूं तो ब्रेंच वॉरन का हमेशा से ये रहा है कि ट्रेनिंग तो वो हमेशा खुद से ही करते आ रहे थे। इतने बड़े बड़े ट्रेनर्स थे उनके पास में और सब एक से बढ़कर एक बॉडी बिल्डर्स थे। उस साल ब्रेंच ने हायर करा जॉर्ज फेरा को, और जॉर्ज ने उनको असिस्ट करा सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए, डाइट के लिए,
और उनकी डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस करवा दिए। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो उनके कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक मासिव अमाउंट में इंक्रीज़ करवाया जॉर्ज फेरा ने। इतना ज़्यादा कार्ब्स उनको लेने के लिए कहा जिसको कि ब्रेंच वॉर्न के लिए एक तरह से खाना इम्पॉसिबल सा था, और इतने कार्ब्स उन्होंने कभी लिए नहीं। लेकिन इन कार्ब्स की वजह से ब्रेंच वॉर्न स्ट्रॉन्ग भी हुए, उनके अंदर साइज़ बढ़ना शुरू हो गया, वेस्कुलरिटी उनकी बढ़नी शुरू हो गई, और उनको ये लगता था कि उनकी शेप ख़राब हो जाएगी। लेकिन इन कार्ब्स की वजह से ब्रेंच वॉर्न की फिजिक उल्टा और इम्प्रूव हो गई, उनके अंदर की स्ट्रेंथ जो थी वो इंक्रीज़ हुई, वेस्कुलरिटी उनके अंदर बढ़ी, और हर तरह से उनको बेनिफिट हुआ हाई कार्ब डाइट फॉलो करने का। और इससे पहले उन्होंने इस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जॉर्ज फेरा को उन्होंने हायर करा, जिन्होंने कि उनकी डाइट के अंदर चेंजेस करवाए थे। तो ये हो जाता है दोस्तों ईयर ख़त्म। 2009 का बहुत सक्सेसफुल ईयर साबित हुआ ब्रेंच वॉर्न की लाइफ का। उसके बाद आता है 2010 का ईयर, जिसमें कि अगेन ब्रेंच वॉर्न कम्पीट करते हैं ओलंपिया में और प्लेस करते हैं वो थर्ड। 2010 के आर्नोल्ड क्लासिक में भी वो थर्ड प्लेस करते हैं, और 2011 का जैसे ईयर लगता है तो ये ईयर भी बहुत स्पेशल साबित होता है वॉरेन की लाइफ में, और वो फर्स्ट टाइम आर्नोल्ड क्लासिक जैसे बड़े कंपटीशन को जीतने में कामयाब हो जाते हैं। तो ब्रेंच का करियर फिलहाल पीक पर आ चुका था, लेकिन जैसे ही 2011 का ओलंपिया करीब आने को होता है, 23 अगस्त 2011 की बात है जब ब्रेंच वॉर्न का क्वाड टीयर हो जाता है। उस टाइम पर ब्रेंच वॉर्न की हो गई थी क्वाड इंजरी, मतलब कंप्लीट क्वाड टीयर, आप समझिए पूरे क्वाड के जो मसल्स हैं। तो राइट लेग जो उनका था वो उनका कंप्लीटली टीयर ऑफ हो गया था बोन से, और इससे ज़्यादा एक बड़ी इंजरी हो नहीं सकती। हमने कई सारे बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में हमने कई सारे एथलीट्स को देखा है, लाइक केविन लेब्रोनी की उनका पैक टीयर हो गया था, पर यहाँ पर जो ब्रेंच वॉर्न के साथ हुआ ना, ये एक अलग ही चीज़ थी, और ये बहुत बड़ी, क्योंकि क्वाड की मसल ही बहुत बड़ी होती है। तो वो टीयर ऑफ हो गई थी, और मंडे को ब्रेंच वॉर्न का ऑपरेशन था। वेडनेसडे को ऑपरेट करवाने के बाद ब्रेंच वॉर्न ये बोलते हैं अपनी वाइफ से कि मुझे आर्नोल्ड क्लासिक अगेन खेलना है 2012 का, और अपने टाइटल को मेरे को डिफेंड करना है। और अगले मंडे ठीक सर्जरी के एक हफ्ते बाद वो जिम में थे। तो ब्रेंच स्ट्रेचर के ऊपर बेसिकली चल के गए जिम में, और वहाँ पर जॉनी जैक्सन जो उनके ट्रेनिंग पार्टनर हुआ करते थे, उन्होंने पूरी हेल्प करी ब्रेंच वॉर्न की वेट्स को रैक करने में, री रैक करने में, और ब्रेंच लग गए तैयारी में 2012 के आर्नोल्ड क्लासिक के लिए। अब जो उनकी राइट लेग थी वो तो टीयर ऑफ हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी लेफ्ट लेग को भी ट्रेन करा करते थे, साथ ही साथ कंप्लीट अपर बॉडी को तो वो ट्रेन करते ही थे। तो ये होता है दोस्तों एक डिटर्मिनेशन, किसी चीज़ को पाने की चाहत। जबकि हर कोई उनसे यही कह रहा था कि अब तो ब्रेंच वॉर्न का करियर ओवर हो चुका है, क्योंकि वो अपने करियर की पीक में थे उस टाइम पर, उन्होंने सारे शोज़ वो जीतते जा रहे थे, और उस टाइम पर उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया। हर कोई यही सोच रहा था कि ब्रेंच वॉर्न को लगभग 1-2 साल का तो एटलीस्ट रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि क्वाड इंजरी ऐसी चीज़ होती है, अगर ये हो जाती है तो आमतौर पर पूरी ज़िंदगी आप रिकवर नहीं कर पाते इस चीज़ से, प्रॉपरली हील कभी नहीं हो पाते। ब्रेंच वॉर्न ने ना तो 1 साल का ना 2 साल का गैप लिया, सिर्फ उनके पास 6.5 महीने का टाइम पड़ा हुआ था, सिर्फ 6.5 महीने थे आर्नोल्ड क्लासिक आने में, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। और इसमें दोस्तों एक कमाल की बात ये होती है कि जो रीहैब प्रोसेस होता है, जब रीहैब होता है किसी भी हमारी टीयर ऑफ हुई मसल का, मान लीजिए क्वाड्स है या फिर चेस्ट है, तो बहुत पेनफुल होता है वो। और इससे भी ज़्यादा कमाल की बात यह है कि जब वो मसल वापस जुड़ती है तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो उस मसल का फंक्शन भूल जाता है। यानी आपको अपने ब्रेन को दोबारा टीच करना पड़ेगा कि चलते कैसे हैं। अगर किसी की चेस्ट टूट गई है तो ब्रेन को दोबारा बताना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उसके लिए कि किस तरह से उस बॉडी पार्ट को यूज़ करा जाता है। ये सब कुछ करा ब्रेंच वॉर्न ने 6.5 महीने के अंदर, और वापस से आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज पर कदम रखा, दूसरी बार शो को जीत गए। और ये मैं कहूँगा दोस्तों आज तक का एक स्ट्रॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट कमबैक है बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री के अंदर, जिसको कि शायद इतना ज़्यादा कभी हाईलाइट किया नहीं गया। हम लोग केविन लेब्रोनी के बारे में जानते हैं, हम लोग फ्लेक्स व्हीलर के बारे में जानते हैं, डोरी नेट्स के बारे में हम लोगों ने सुना है, लेकिन ये जो चीज़ थी, ये जो कमबैक था इतना बड़ा और इतने कम टाइम के अंदर, तो ये एक तरह से इम्पॉसिबल चीज़ थी जो कि ब्रेंच वॉर्न ने करके दिखाया। और ये दिखाता है कि ब्रेंच कितने ज़्यादा फोकस्ड थे, कितने ज़्यादा डिटरमाइंड थे अपने उस टाइटल को वापस पाने के लिए। तो मैं इस कमबैक को ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम कह सकता हूँ। उसी साल इन्होंने खेला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, उसके अंदर भी फर्स्ट प्लेस ये लेकर के आए। मिस्टर ओलंपिया 2012 खेलते हैं और उसमें आते हैं 5th। इसके बाद इनकी प्लेसिंग 2013 के मिस्टर ओलंपिया में गिर के चली गई 9th प्लेस पर। 2014 के ओलंपिया में आ गए वापस 6th प्लेस पर, और 2015 का आर्नोल्ड क्लासिक ये खेलते हैं जिसमें कि डेक्स्टर जैक्सन और ब्रेंच वॉर्न थे। फर्स्ट पर डेक्स्टर रहे, सेकंड पर ये आए। 2015 का ईयर आते आते इनकी एज हो गई थी 41 ईयर्स की, और ब्रेंच वॉर्न ने खेला डेफिनेटली मिस्टर ओलंपिया ने खेला था जिसमें कि इनका 6th प्लेस आया, लेकिन उससे पहले इन्होंने यूरोपा एटलांटिक सिटी प्रो शो खेला जिसमें कि फर्स्ट आए, डेफिनेटली उसकी वजह से मिस्टर ओलंपिया खेल पाए थे, उसमें क्वालिफाई हो पाए थे। तो फाइनली 41 ईयर्स की एज में ब्रेंच वॉर्न रिटायरमेंट ले लेते हैं बॉडी बिल्डिंग से।
तो ये एक ठीक एज थी मेरे हिसाब से इनकी रिटायरमेंट लेने की, क्योंकि उस टाइम तक ये काफ़ी आउट ऑफ शेप हो चुके थे और ये चीज़ दिखाई दे रही थी इनकी फ़िज़ीक के अंदर अच्छे से। ब्रेंच के प्रपोर्शंस काफ़ी ख़राब होते चले जा रहे थे। तो 41 ईयर्स की एज इनकी एक ठीक एज थी। हालांकि इनके प्लान्स 35 ईयर्स तक के थे सिर्फ compete करने के, और फिर भी ये 5 ईयर्स एक्स्ट्रा इन्होंने compete करा, अपना करियर एक्सटेंड करा। तो यहाँ पर इनका जो है बॉडी बिल्डिंग करियर हो जाता है ओवर 41 साल की एज में। फ़िलहाल अब ब्रेंच वॉरेन जो है वो कई सारे उनके अपने बिजनेस अलग अलग चल रहे हैं। ब्रेंच वॉरेन के कई सारे शोज़ हुए इस साल, जो कई उसमें से एक आध NPC शोज़ थे, बाकी कुछ स्ट्रॉन्ग मैन कॉन्टेस्ट, अलग अलग शोज़ होते हैं, बहुत सारे उसमें कॉन्टेस्ट होते हैं। और ब्रेंच वॉरेन क्लासिक जो है वो तो पिछले 2-3 सालों से चलता आ रहा है, तो वो भी हुआ था इस साल। और इनकी अपनी सप्लीमेंट कंपनी भी है, ब्लैक स्कल के साथ में भी जुड़े हुए हैं ये, गैस्परी न्यूट्रिशन के साथ में भी ये जुड़े हुए हैं। रिच गैस्परी इनके वन ऑफ द आइडल रह चुके हैं। हंटिंग करने का इनको बहुत शौक है, हमेशा आप देखेंगे तो अलग अलग राइफल्स के साथ में दिखते हैं, ये हंटिंग करने जाते हैं। और यही सब इनके बिजनेसेस हैं। पहले कभी इनका एक जिम हुआ करता था जिसको कि ये मैनेज करते थे। ब्रेंच की आदत हमेशा से ऐसी रही है, वो ये कहते हैं कि मैं खाली नहीं रह सकता, मुझे बिजी रहना पसंद है। दूसरे बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं अक्सर वर्कआउट करके आते हैं और उसके बाद घर पे आके वीडियो गेम्स खेलने लगते हैं, और ये ज़्यादातर हम आजकल के बॉडी बिल्डर्स में देखते ही हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जब कैमल क्रू की स्टार्टिंग हुई थी, ऑक्सीजन जिम जब खुला ही था, तो उस टाइम पर ब्रेंच वॉरेन और जॉन जैक्सन दोनों गए वहाँ पर ट्रेन करने के लिए। वहाँ पर जाकर के ये परेशान हो गए। वहाँ पर इन्होंने कहा कि बस ट्रेनिंग करो और सुबह से शाम तक बैठे रहो अपने होटल रूम में या फिर अपने अपार्टमेंट के अंदर। तो वहाँ से फिर ये ज़्यादा टाइम वहाँ पर रुक नहीं पाए, क्योंकि इनका तो हमेशा से यही रहा है कि काम करना है इनको। ये अगर वर्कआउट करके आते थे जिम से, तो उसके बाद फिर इनका अपना खुद का जिम होता था जो उनको चलाना होता था, या फिर दूसरे जो बिजनेसेस वगैरह करते थे। कुछ ये कहते हैं ये कि आजकल के बॉडी बिल्डर्स आलसी होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो कि वीडियो गेम्स खेलते हैं या फिर कुछ और अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, और जब उनका एक बार प्रोफेशनल करियर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उनके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है। कई सारे बॉडी बिल्डर्स यही सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो ब्रेंच वॉरेन ने इसीलिए बहुत पहले से अपना कुछ ना कुछ बिजनेस मॉडल तैयार करके रखा हुआ था। उनका ऑलरेडी ब्रेंच वॉरेन क्लासिक चल रहा था। तो ये एक इनकी अच्छी सोच है कि बाद में सारे ज़्यादातर हम बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं कि वो बिजनेसमैन ही बन जाते हैं। तो ब्रेंच ने ऑलरेडी अपने प्लान्स बना करके रखे हुए थे। तो ब्रेंच वॉरेन की दोस्तों जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, वो है उनकी हार्ड कोर ट्रेनिंग। डेफिनेटली इस ट्रेनिंग से वो काफ़ी बार लाइफ में इंजर्ड हुए। यूँ तो उनकी काफ़ी सारी इंजरीज हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक टॉप की इंजरी थी वो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, क्वाड टीयर का होना, और साथ में 2 ट्राइसेप्स की भी उनकी इंजरी हुई थी। दोनों ट्राइसेप्स उनके टीयर ऑफ हो गए थे, अलग अलग टाइम पे हुए थे। और बाइसेप टीयर उनका हो गया था, मैंने आपको बताया था, जब वो प्रो बने भी नहीं थे। और हाल ही में इसी साल उनका शोल्डर कफ की भी उनकी इंजरी हो गई थी। शोल्डर कफ्स जो थे वो टीयर हो गए थे, साथ ही साथ बाइसेप की इंजरी दोबारा हो गई थी। तो ब्रेंच वॉरेन ने कई सारी इंजरीज फेस करी अपनी लाइफ में, और आमतौर पर दूसरे बॉडी बिल्डर्स का करियर ख़त्म हो जाता है, पर वॉरेन ने अपना करियर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ख़त्म करा, और कई सारी और भी उनकी माइनर इंजरीज वगैरह होती गई। तो ट्रेनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों ब्रेंच वॉरेन जाने जाते हैं फेलियर के बियॉन्ड ट्रेन करने के लिए। हद से ज़्यादा वो अपने आप को पुश करने के लिए जाने जाते हैं। वो जब ट्रेन करते हैं तो उनका फोकस पूरी तरह से वेट्स पर होता है, और उनको ये पसंद नहीं है कि कोई उनके साथ आए और सेल्फी ले और ऑटोग्राफ मांगे। हाँ, ट्रेनिंग के बाद कुछ भी हो, लेकिन उस टाइम पर वो बिल्कुल पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं। ब्रेंच वॉरेन का मतलब, मैं अगर उनकी फोकस की बात करूं तो एक कहानी है उसके पीछे, और वो ये है कि जिस जिम में वो ट्रेन करा करते थे मेट्रो फ्लैक्स में, तो आसपास का एरिया तो ओपन रहता ही है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक बार टॉर्नेडो आ गया और बवंडर पूरा मच गया आसपास, और वहाँ पर जाने के लिए आसपास कहीं बाहर जाने के लिए जगह नहीं बची। तो जो ब्रायन डॉबसन थे उन्होंने कहा कि क्या करें इसमें, बाहर तो जा नहीं सकते। तो ब्रेंच वॉरेन ने कहा बाहर जा नहीं सकते, कुछ और रास्ता है नहीं, तो ट्रेनिंग ही करते रहते हैं। तो बाहर टॉर्नेडो चल रहा था और अंदर ब्रेंच वॉरेन अपने 500 LBS के स्क्वाट्स लगा रहे थे। तो इतने ज़्यादा वो एक तरह से उनका एक पागलपन था, ये कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इतने ज़्यादा फोकस थे कि बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, ट्रेनिंग करनी है तो करनी है। ब्रेंच का एक कहना ये है कि बॉडी बिल्डिंग जो है ये बहुत सेल्फिश स्पोर्ट है, और इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं, खासतौर से वो लोग जो कि टॉप लेवल बॉडी बिल्डर्स हैं, जो कि हार्ड कोर बॉडी बिल्डर्स हैं। ब्रेंच वॉरेन को हमने देखा है कि वो वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग बॉडी बिल्डर रहे हैं, और खुद को पुश वो हद से ज़्यादा कर जाते हैं, जिसके लिए वो कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो मैंने आपको बता भी रखी है एक वीडियो में, जिसमें कि होता है सुपर सेट्स, ड्रॉप सेट्स, और फोर्स्ड रैप्स लगाना, पार्शियल रैप्स करना वगैरह वगैरह, ये सब नेगेटिव रैप्स वगैरह हो गए। तो इन सब टेक्निक्स का वो इस्तेमाल करा करते थे। तो ब्रेंच वॉरेन को आपने अक्सर देखा होगा कि वो स्वेट बहुत ज़्यादा करते थे जब वो वेट ट्रेनिंग करते थे, और इसी वजह से कुछ इसका रीज़न ये था कि वो ECS ट्रैक अपना पहले लेकर के जाते थे। अब तो वो चीज़ बैन हो गई है, क्योंकि ECS ट्रैक होता है एक्चुअली फेडरिन
और एस्पिरिन और कैफीन, इन तीनों को मिक्स करके लेते थे एज अ प्री वर्कआउट। उसी वजह से जो आप देखते थे ब्रेंच वॉरेन का एक्सप्लोसिव वर्कआउट करने की जो उनको एनर्जी मिलती थी वो इस प्री वर्कआउट के कारण मिलती थी। तो ब्रेंच वॉरेन हमेशा इतना ज़्यादा स्वेट करा करते थे कि कार्डियो उन्होंने लाइफ में कभी ज़्यादा करी ही नहीं। 20 मिनट की वो कार्डियो करते थे, इससे ज़्यादा वो कभी करते ही नहीं थे, और वो भी बहुत मॉडरेट और लाइट। तो वॉरेन का ये कहना है कि अक्सर कई सारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो कि वेट को लिफ्ट करते हैं और प्रॉपरली कुछ लोग लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, वहीं कुछ लोग होते हैं जो कि चीट करते हैं। तो उनका ये कहना है कि चीट करना भी ठीक है अपनी जगह पर, खास तौर से उस लेवल पर आप जब चले जाते हो, जब आप एक प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर हो और टॉप लेवल के बॉडी बिल्डर हो, तो चीट करना भी ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म के साथ ट्रेन करना भी ठीक है। अगेन डिपेंड करता है आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। ब्रेंच वॉरेन जो थे चीट करा करते थे, उनकी फॉर्म कभी भी परफेक्ट नहीं रही। रोनी कोलमैन की फॉर्म कभी भी परफेक्ट नहीं रही। और वॉरेन का ये कहना था कि वेट्स को फील करना ज़्यादा ज़रूरी है, मसल में एक्चुअली फीलिंग आनी ज़रूरी है, या फिर मैं कहूँ कि मसल में पंप आना ज़्यादा ज़रूरी है। उनका बेसिक एम था मसल के अंदर पंप आए, जो बर्निंग है वो चीज़ उनको महसूस हो, फील हो। तो यही कुछ उनकी फ़िलॉसफी थी और वो चीट करते थे, लेकिन उससे उनको अगर रिजल्ट्स मिलते थे तो उनके हिसाब से वो चीज़ ठीक थी। और इस चीज़ से मैं भी एक्चुअली एग्री करता हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादातर जो टॉप लेवल के बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो चीट करते हैं और उनकी फॉर्म कभी भी उस टाइप की नहीं होती। हम लोग जब कभी भी करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये चीज़ गलत नहीं है परफेक्ट करना, और चीट करना भी एक तरह से गलत है, लेकिन अगेन अगर आप एक प्रो बॉडी बिल्डर हो तो आपको वही करना चाहिए जो कि आपकी बॉडी के ऊपर वर्क करता है। दोनों ही चीज़ें ठीक है, दोनों चीज़ें अपनी जगह पर गलत है। तो ये कुछ कहना है ब्रेंच वॉरेन का। वॉरेन दोस्तों इतने ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करा करते थे, इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, तो उनका ये कहना था कि डोरी नेट्स की उन्होंने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को भी कर रखा है अपनी लाइफ में, क्योंकि डोरी नेट्स उनके वन ऑफ द आइडल रह चुके हैं हमेशा से, अभी भी हैं, और रिच गैस्पेरी भी उनके आइडल रह चुके हैं, और ये दोनों ही हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करा करते थे। तो वॉरेन ने भी ये चीज़ करी, लेकिन डोरी नेट्स का ये था कि वो 1 सेट टू फेलियर करते थे हमेशा। एक उनका वार्म अप सेट रहता था, एक होता था उनका लास्ट और फाइनल सेट 1 सेट टू फेलियर। लेकिन जब ब्रेंच वॉरेन ने ये चीज़ करी तो उनके ऊपर ये चीज़ काम नहीं करी। उन्होंने कहा कि 1 सेट टू फेलियर से मेरा काम नहीं चल रहा। वो मल्टीपल सेट्स टू फेलियर करा करते थे, और हैवी वेट भी लिफ्ट करते थे, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग भी करते थे, हैवी वेट प्लस हाई वॉल्यूम भी वो करते थे, लाइक टॉम प्लैट्स। तो ब्रेंच वॉरेन ने कई सारे तरह के अलग अलग ट्रेनिंग टेक्निक्स को अपनाया है। ब्रेंच को आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो एनिमल थे ट्रेनिंग के मामले में। तो ब्रेंच वॉरेन के बारे में मैंने आपको बताया कि वो हद से ज़्यादा डिटरमाइंड और फोकस थे। अगर बाहर टॉर्नेडो आ रहा है तो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। अगर उनकी एक लेग में कंप्लीट क्वार्टियर हो गया है वो तब भी ट्रेन कर रहे हैं। और ब्रेंच वॉरेन का ये था कि वो रात में भी ट्रेनिंग करा करते थे। अगर रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, तब भी वो जिम स्पेशली ओपन करवाते थे और ट्रेनिंग करते थे। और उनका ये कहना है कि लाइफ में उन्होंने आज तक एक भी वर्कआउट अपना मिस नहीं करा। कई बार ऐसा भी होता था कि ब्रेंच वॉरेन अगर रेस्टोरेंट में जाते थे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, तब भी अपना मील कैरी करते थे वो। तो ब्रेंच वॉरेन दोस्तों कभी भी मैं कहूँगा कि एक जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर नहीं रहे। ये बात आप में से कई लोग मानते हैं, मैं तो स्पेशली मानता हूँ। उनके जेनेटिक्स कभी सुप्रीम तो रहे नहीं, लेकिन जो भी अपनी लाइफ में उन्होंने करा है वो नतीजा मैं कह सकता हूँ, सीधी सी बात है, वो उनके डेडिकेशन, उनके फोकस और हार्ड वर्क का नतीजा है कि वो दिन और रात मेहनत करते चले गए। और उनका ये कहना है कि उनको मोटिवेशन कहीं से भी नहीं मिलती। उनकी मोटिवेशन बस यही रहती है कि उनको जीतना है हमेशा, और इसी तरह वो इसलिए ट्रेन करा करते थे। तो वॉरेन के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, अगर आप मोटिवेटेड नहीं है और जिम से पहले अगर मोटिवेशन की ज़रूरत है तो ब्रेंच वॉरेन की वीडियोस को देख करके एक मोटिवेशन आता है। जिस तरह वो पसीना बहाते हैं, जिस तरह वो फास्ट रैप्स भी करते हैं, उनकी स्पीड भी ज़्यादा रहती है रैप्स करने की, और जिस तरह वेट को, हैवी वेट को मूव करते हैं, वो एक मोटिवेशन देता है डेफिनेटली। और ये एक बात है जिससे आप सभी लोग एग्री करते होंगे। तो आप में से कितने लोग दोस्तों ब्रेंच वॉरेन के फैंस हैं, लिखिएगा नीचे वीडियो में कमेंट्स में, और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। फ़िलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।